टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के आंसर राइटिंग सेशन में। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, फेथ इन गवर्नेंस पे है, जो हम डेली बेसिस पे सफर करते हैं। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट में फेथ नहीं होता है, कभी गवर्नमेंट कुछ गलत कर देती है, कभी कुछ। हमारे एस्पिरेशंस, हमारे डिजायर, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो गवर्नमेंट से है बहुत हाई हैं, या फिर अगर लो भी है तो गवर्नमेंट उनको पा नहीं पाती है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। एंड ये क्वेश्चन आज का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन भी है एटलीस्ट इस सीरीज का। तो ध्यान से देखिए, इसको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। कैसे आंसर लिखना है, कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है, क्या कंटेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन ये वीडियो देखने से पहले सॉल्व किया होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सभी लोगों का कंटेंट अपने हिसाब से डिफर कर सकता है इस क्वेश्चन में। एग्जाम्पल्स चाहिए आपको इस क्वेश्चन में, एंड आई होप आपने सॉल्व किया होगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि तभी सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। राइट तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको समझेंगे, फिर उसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे, एंड फिर लास्ट में हम कंटेंट देखेंगे जो हमें अपने इस वीडियो में लिखना है। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन टुगेदर। आइए साथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं। Assess the value of faith in governance. What are some of the causes of the lack of confidence between the citizen and the government? How is it to be vanquished? 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है 2 पेज आपको मिलेंगे। एथिक्स के सेक्शन ए में 10 मार्क के ही सारे क्वेश्चन होते हैं, तो 2 पेज मिलेंगे। ये रहे 2 पेजेस आपके सामने। फटाफट क्वेश्चन पढ़ने के बाद एंड उसको समझने के बाद आपके सामने ये 2 पेज विजुअलाइज होने चाहिए कि क्या चीज कहां पे आ रही है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब हमें क्वेश्चन को तोड़ना है और ये देखना है कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, क्या क्या इसकी हेडिंग्स होंगी, क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। एसेस द वैल्यू ऑफ फेथ इन गवर्नेंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ फेथ इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में जो विश्वास होना चाहिए उसका वैल्यू, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको एसेस करिए, है ना, उसको बताइए, उसको देखिए कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें हमें देखना होगा कि फेथ अगर इंसान रखता है, जो सिटीजन्स रखते हैं गवर्नेंस पे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला चीज क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। तो सेकंड चीज क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉजेज क्या है। क्वेश्चन ये एक्सेप्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी है। तो उसके कॉज क्या है, क्या कारण है कि ऐसी कमी पाई जाती है। और तीसरी चीज जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि हाउ इट कैन बी वैंक्विश्ड। वैंक्विश मतलब कैसे उसे हम हटा सकते हैं, कैसे उसे हम खत्म कर सकते हैं। उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को खत्म करना है, बेसिकली कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना, और जो लैक है उसको खत्म करना है। तो हमें लोगों के बीच में, लोगों और गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप करना है, फेथ डेवलप करना है। तो वे फॉरवर्ड बेसिकली ये पूछ रहा है कि कैसे हम ये कर सकते हैं। दैट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द क्वेश्चन। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने ये देख लिया कि भाई क्वेश्चन के 3 कंपोनेंट हैं, राइट। तो उस क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। तो अब हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रक्चरिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग जैसे देखते हैं, हर वीडियो में हमने देखा है कि 3 कंपोनेंट होते हैं स्ट्रक्चर के, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, और एक कंपोनेंट हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, प्री कंक्लूजन। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो क्योंकि ये लास्ट वीडियो है, मैं सब कुछ फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्शन होता है एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे। जो एग्जैक्ट चीज क्वेश्चन ने पूछी है, जिस चीज पे क्वेश्चन एग्जैक्टली है, उस चीज पे ही आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, जो मेन कीवर्ड है। तो आइए देखते हैं कि इसमें मेन कीवर्ड क्या है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अगर हम देखें, बात तो फेथ की ही हो रही है, फेथ इन गवर्नेंस की ही बात हो रही है। उसी की वैल्यू पूछ रहा है, उसी उसी के लैक में कॉजेस पूछ रहा है, एंड उसको कैसे सही करें उसके वे फॉरवर्ड पूछ रहा है, राइट। ये सारी चीजें पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम इंट्रोडक्शन किस चीज पे लिखेंगे, फेथ इन गवर्नेंस पे ही हम अपना इंट्रोडक्शन लिख देंगे। किस पे लिख देंगे, फेथ इन गवर्नेंस। ठीक है, इसमें हमने अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया। तो इस पे क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ये हम देखेंगे थोड़ा सा देर में जब हम कंटेंट की बात करेंगे। बट आपको लिखना है फेथ इन गवर्नेंस पे इंट्रोडक्शन। ये समझ में आ गया आपको। चलिए सेकंड पे आते हैं, बॉडी। बॉडी बनी होती है हमारी हेडिंग से। किससे बनी होती है, हेडिंग से। और हेडिंग कहां से आती है, आती है क्वेश्चन से।
तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सी वो हेडिंग्स होंगी जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, 3 कंपोनेंट है इस क्वेश्चन के। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंस पूछ रहा है फेथ इन गवर्नेंस का, दूसरा वो पूछ रहा है कॉजेस ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड तीसरा वो पूछ रहा है कि कैसे उसे वैंक्विश कर सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो यही हमारी 3 हेडिंग हो जाएंगी हमारे इस बॉडी का। सबसे पहला हेडिंग हो जाएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ इन गवर्नेंस। दैट्स इट। सिंपल सी हेडिंग है, लिखना डिफिकल्ट होगा थोड़ा, बट हेडिंग तो सिंपल है। तो सबसे पहले हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग देख लेते हैं। इसको डाल दिया हमने बॉक्स के अंदर। सेकंड हेडिंग, अब अगेन आपको मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, हेडिंग के अंदर आते हैं पॉइंट्स लाइक 1 2 3 4 इस तरह करके पॉइंट्स आएंगे, और इस पॉइंट का, हर एक पॉइंट का एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कीवर्ड। KW से मतलब है कीवर्ड, की फ्रेज। इसको आप एक सेंटेंस से एक्सप्लेन करोगे, जो इसका स्टेटमेंट होगा उसको एक्सप्लेन करोगे 1 या 2 लाइन में एट मैक्स, एंड फिर आप इसका लिख दोगे एग्जाम्पल। ठीक है, यही फॉर्मेट आपको हर पेपर में एंड हर पॉइंट में फॉलो करना है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट। सब कुछ जस्टिफाइड लगता है, सब कुछ विजिबल लगता है। ठीक है, तो आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी एंड एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी होगी, राइट। तो आप अपने आंसर को ऑब्जेक्टिव बना सकते हो इस तरह से। तो ये होगा किसी भी पॉइंट का स्ट्रक्चर। चलिए, तो हम देख लेते हैं हेडिंग नंबर 2। हेडिंग नंबर 2 कौन सी है हमारी? पूछा है कॉजेस। क्या पूछा है? कॉजेस पूछा है। तो चलिए लिख देते हैं, कॉजेस ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन, जो एग्जैक्ट चीज क्वेश्चन ने पूछा है वैसा ही लिखिए, कॉजेज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, राइट। यहां हमने कॉजेज लिख दिए एंड हमने कॉजेज को डाल दिया बॉक्स के अंदर, और अगेन इसका भी अंदर जो पॉइंट्स लिखेंगे उसकी भी जो फॉर्मेट होगा वो यही होगा। चलिए, तीसरी हेडिंग पे आ जाते हैं, जो इसमें पूछा है हाउ इट कैन बी वैंक्विश्ड। तो आप लिख सकते हो वेज टू वैंक्विश देम, वैंक्विश द लैक ऑफ ट्रस्ट। आप ये भी लिख सकते हो वेज टू वैंक्विश द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो वेज टू मिनिमाइज भी लिख सकते हो, है ना। वेज टू मिनिमाइज, वैंक्विश की जगह आप मिनिमाइज भी लिख सकते हो, वेज टू मिनिमाइज द लैक ऑफ ट्रस्ट, या फिर वेज टू इंप्रूव ट्रस्ट, ऐसा भी लिख सकते हो। बट कोशिश करिए कि आप वैंक्विश वाला ही लिखिए, क्योंकि यही वर्ड एग्जैक्टली क्वेश्चन में यूज किया है, तो इसी को हम यूज कर देंगे। हेडिंग को डाल देंगे हम बॉक्स के अंदर। बस ये हो गई हमारी हेडिंग्स। इसके अंदर आएंगे पॉइंट्स जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। चलिए, अब देखिए, 3 हेडिंग तो हमारे बॉडी में ही हो गई। दो पेजेस हैं हमारे पास, तो क्या आपके पास स्पेस बचेगा प्री कंक्लूजन में वैल्यू एडिशन करने का? स्पेस नहीं बचेगा। दैट इज वाई इस वाले क्वेश्चन में ये वाला सेक्शन आपको स्किप करना पड़ेगा, एंड ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर जगह हम ऐड नहीं कर पाएंगे वैल्यू एडिशन। जितना क्वेश्चन ने पूछा है फिर उतना ही आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन हमें किस चीज पे लिखना होता है? एग्जैक्टली जिस चीज पे हमने इंट्रोडक्शन लिखा था उसी चीज पे। तो फेथ इन गवर्नेंस पे ही कंक्लूजन लिखेंगे। तो क्या कंक्लूजन लिखेंगे कि हमने ऊपर बात की, तो हम फेथ इन गवर्नेंस में इसका इंपॉर्टेंस डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा बेनिफिट, है ना। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट क्या होंगे, राइट। किसको बेनिफिट होगा? पीपल को क्या बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा, नेशन को क्या बेनिफिट होगा। तो इस तरह से हम इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात कर सकते हैं। दैट विल बी फेथ इन गवर्नेंस, है ना। और एक ब्रॉड कंक्लूजन लिखना है हमेशा, एक ब्रॉड, एक पॉजिटिव, एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन हमको लिखना होता है। तो ये कंक्लूजन क्या लिखना है वो हम देखते हैं आगे। तो हमारा आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है एकदम क्लियरली। तो आइए अब हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसा कोई कोट है। मैं तो कहूंगा कि फेथ इन गवर्नेंस को डिफाइन करते हुए, फेथ इन गवर्नेंस को डिफाइन करते हुए आप इसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए कि भाई फेथ इन गवर्नेंस रिप्रेजेंट्स पीपल्स ट्रस्ट। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? पीपल्स ट्रस्ट, बिलीफ, people's trust, belief on the government, right? And ensures, right? What does it ensure? Ensure good relations. What does it ensure? Good relation. गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक अच्छा रिलेशन रहे. It ensures good relation between the people and the government.
राइट। इस तरह से करके आप यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो एंड उसके आगे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो किसी भी चीज का। जैसे कि आप बोल सकते हो कि अगर फेथ इन गवर्नेंस है तो लोग, लेट्स से गुड समारिटन जो लॉ है हमारा, उसको लोग फॉलो करेंगे। मतलब लोग डरेंगे नहीं कि भाई अगर हमने किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हेल्प की है, तो ऐसा नहीं होगा कि कानून हमारे अगेंस्ट काम करेगा। हमें फेथ है अपनी गवर्नमेंट में, हमें फेथ है जुडिशरी पे, तो हम लोगों की मदद करने आएंगे, डरेंगे नहीं, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट होगा तो हम डरेंगे नहीं, हम आगे आएंगे, हमें पता है गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट करेगी। या कोई भी क्राइसिस होगा, जैसे कोविड है, तो हम गवर्नमेंट में भरोसा रखेंगे। या फिर कोई वॉर है तो गवर्नमेंट में भरोसा रखेंगे और हम गवर्नमेंट का साथ देंगे। तो इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आप लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी बॉडी पे। तो बॉडी में जैसा कि मैंने बताया 3 हेडिंग होने वाली हैं। तो सबसे पहले हेडिंग नंबर 1 को देख लेते हैं, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ इन गवर्नेंस। राइट, इसको आप फुल फॉर्म में लिखेंगे, जो कि मैं पहले लिख के बता चुका हूं। इंपॉर्टेंस लिखेंगे। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होगी। तो पहले हम सोचने का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, फेथ इन गवर्नेंस अगर है, फेथ इन गवर्नेंस अगर है, तो इसके इंपॉर्टेंस या बेनिफिट किसको किसको होगा। देखिए, सबसे पहले लोगों को होगा। ठीक है, बेनिफिट गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, नेशन को बेनिफिट होगा, है ना। एक तो हम इस तरह से देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, सेक्टर वाइज बेनिफिट देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर में बेनिफिट होगा, है ना, पॉलिटिकल सेक्टर में बेनिफिट होगा, सोशल सेक्टर में बेनिफिट होगा। तो इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। राइट, तो या तो आप स्टेक होल्डर बेस्ड एनालिसिस कर लो, स्टेक होल्डर, या फिर आप डायमेंशन बेस्ड एनालिसिस कर लो। दोनों को क्लब भी कर सकते हैं अगर पॉइंट कम पड़े। सोचने का तरीका समझ में आ गया कि भाई कैसे सोचना है, कहां से पॉइंट निकालने हैं। बस यही पॉइंट आपको नीचे थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिख देना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई फेथ इन गवर्नेंस जो है, हाँ, वो फाउंडेशन होता है एक डेमोक्रेसी का। इट इज फाउंडेशन। राइट, हम कह सकते हैं फाउंडेशन फॉर अ डेमोक्रेटिक, फॉर अ लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई डेमोक्रेसी तो फेथ पे ही चलेगी ना, कि एवरीवन विल गेट इक्वल राइट्स, एवरीवन विल गेट अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, उनकी वॉइसेस सुनी जाएंगी। सो दैट इज अ फेथ, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट ओनली। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है, जॉन लॉके कह लो, आप रोजो कह लो, ठीक है, जो उनकी थ्योरी है वो इसी पे बेस्ड है, वो ट्रस्ट पे ही बेस्ड है, कि हम अपनी कुछ राइट्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं एंड गवर्नमेंट कुछ राइट्स अपनी हमें दे रहा है। राइट, तो ये चीज हो गई। फाउंडेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप कह सकते हो कि फेथ की का इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। भाई अगर गवर्नमेंट में पॉलिसी लाई और लोगों का उस पर विश्वास ही नहीं है, तो लोग उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, है ना। सपोज हमने आयुष्मान भारत स्कीम लेके आए पब्लिक हेल्थ के लिए, आयुष्मान भारत स्कीम, लेकिन लोगों का विश्वास ही नहीं है, तो लोग इसको अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं। या फिर लोग, अगर हम मनरेगा लेके आए, एमजी नरेगा लेके आए, है ना, लोगों का विश्वास ही नहीं है, तो लोग जा ही नहीं रहे हैं, वो और एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं जॉब के। तो गवर्नमेंट पॉलिसी तो तभी बेनिफिशियल होगी ना जब लोगों का ट्रस्ट होगा उनके ऊपर। राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, है ना। लिख सकते, जैसे मैंने बोला ना कि आप डायमेंशन बेस्ड भी लिख सकते हो। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अब कैसे होगा इकोनॉमिक सिक्योरिटी, बताओ, सोचो जरा सा कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे होगा। अरे जब ट्रस्ट होगा लोगों में, तभी तो वो ज्यादा टैक्स देंगे, नहीं तो टैक्स की चोरी करते रहेंगे। उनको लगेगा गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, मुझे नहीं देना है टैक्स। लेकिन अगर ट्रस्ट रहेगा, अगर फेथ रहेगा, तो फिर लोग टैक्स देंगे, क्योंकि उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो ये भी हम लिख सकते हैं पॉइंट। हम डायमेंशनल एनालिसिस भी कर सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, सोसाइटल चैलेंजेस टैकल करो। लॉन्ग टर्म सोसाइटल चैलेंजेस होंगे, टैकलिंग लॉन्ग टर्म सोसाइटल चैलेंजेस। क्या होते हैं सोसाइटल चैलेंजेस? सोसाइटल चैलेंजेस बहुत डायमेंशन में हो सकते हैं। राइट, जैसे आप कह सकते हो जेंडर इश्यूज जो हैं, जेंडर इनइक्वालिटी है, वो एक सोसाइटल चैलेंज है। राइट, रिलीजियस इनटॉलरेंस है, वो भी सोसाइटल चैलेंज है। तो लॉन्ग टर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रस्ट डेवलप होने में समय लगता है। राइट, तो रिलीजियस इनइक्वालिटी, रिलीजियस इनटॉलरेंस, इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए एंड ट्रस्ट चाहिए। या फिर आप कह लो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, जिसकी वजह से सोसाइटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी, क्योंकि वल्नरेबल ही तो है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। राइट, तो क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसीज हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए भी हमें ट्रस्ट की जरूरत है। तो टैकलिंग लॉन्ग टर्म सोसाइटल challenges can only be done after building trust with the government.
ठीक है। फिर आप पांचवा क्या कर सकते हो कि क्या है इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस ये है कि डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस बेहतर हो जाएगी। अगर ट्रस्ट होगा तो डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस वो बेहतर होगी। अब भाई ये कैसे होगा? पब्लिक सर्विस की डिलीवरी बेहतर कैसे होगी? हाँ, सिंपल सी बात है। कोई क्राइसिस हुआ, सपोज कोई क्राइसिस हुआ, लेट्स से कोविड क्राइसिस ही ले लेते हैं हम लोग, है ना? तो इसमें क्या गवर्नमेंट अलोन कुछ कर सकती थी? जब तक लोगों का सहारा ना मिलता, जब तक लोगों का सपोर्ट ना मिलता, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, अगर लोग वैक्सीन लगाने जाते ही नहीं तो क्या गवर्नमेंट अपना डिलीवर डिलीवर कर सकती थी पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक सर्विस? राइट। तो लोगों का ट्रस्ट का बहुत जरूरत है कि हमें गवर्नमेंट की वैक्सीन पे ट्रस्ट है। एंड जब ट्रस्ट होगा तभी लोग जाएंगे, तभी डिलीवरी हो पाएगी। राइट। तो आप यहाँ पे कोविड का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है। आप ये कह सकते हो कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, रिडक्शन इन कॉस्ट। किस चीज की कॉस्ट? किस चीज की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी? गवर्नेंस की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कैसे रिड्यूस होगी गवर्नेंस की कॉस्ट? अरे करप्शन खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा करप्शन? क्योंकि अगर लोगों के में ट्रस्ट है तो लोग ब्राइब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे ब्राइब? क्योंकि उनको पता है उनका काम टाइमली होगा एंड इन फेयर मैनर होगा। राइट। उनको पता है कि टाइमली एंड फेयर मैनर में मेरा काम होगा, तो उनको ब्राइब देने की जरूरत ही नहीं है। पर ये कब होगा? जब ट्रस्ट होगा। राइट। तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि करप्शन रिड्यूस हो जाएगा, वो हमने पहले ही बात कर ली, है ना? लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस होगी पॉलिसी की। जब सपोज गवर्नमेंट ने बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लिया, है ना, तो वो लोग एक्सेप्ट करना बहुत दिक्कत होती है। बट ये एक्सेप्ट कब कर पाएंगे? जब ट्रस्ट होगा। जैसे कि आप कोविड के समय का एग्जांपल ले लो, या फिर आप जो ये पॉलिसी डिसीजंस जीएसटी वाले लिए गए हैं, या डीमोनेटाइजेशन वाला जो डिसीजन उस समय लिया गया था, है ना, तो आप देखो कि लोगों ने ट्रस्ट किया था गवर्नमेंट पे, है ना? लोग एक्चुअल में चाह रहे थे कि हाँ ब्लैक मनी खत्म हो जाए, एंड उनको लगा था कि डीमोनेटाइजेशन से हो जाएगी। हुई नहीं हुई वो एक अलग बात है, बट ट्रस्ट था, इसीलिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज हम कर पाए। लोगों ने एक्सेप्ट किया उस चीज को, अदरवाइज ऐसा होता ही नहीं। राइट। अब और क्या लिख सकते हैं कि अगर लोगों में ट्रस्ट होगा, अगर गवर्नमेंट और लोगों के बीच में फेथ होगा, तो फिर जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनको वो चीज दिखेगी एंड दे विल ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट। अगेन इकोनॉमिक डायमेंशंस में हम लिख सकते हैं, है ना? जो अब एक और लिख सकते हो, आपकी सोच, जो हमारी सिक्योरिटी है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, वो ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। राइट। क्योंकि हमारे लोगों को कोई दूसरा नेशन बहका नहीं पाएगा, है ना, उनको रेडिकलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे हमें तो अपनी गवर्नमेंट में ट्रस्ट है। राइट। तो दैट इज व्हाई ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट इज सो, ट्रस्ट ऑन द गवर्नेंस इज सो इंपॉर्टेंट, है ना? ऐसे आप बहुत सारे डायमेंशन में एग्जाम्पल लिख सकते हो। बट अब हम आ जाते हैं, इस वाले डायमेंशन को क्लोज करते हैं, आ जाते हैं अपनी हेडिंग नंबर 2 पे। तो हेडिंग नंबर 2 क्या थी कि भाई कॉजेज बताइए आप, कॉजेज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या कारण है कि लोग विश्वास नहीं कर पाते? विश्वास करने का इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गया, करना चाहिए, पर लोग करते तो नहीं है ना। तो क्या क्या कारण है? तो आप यहाँ पे कॉजेस अगेन कहाँ से सोचोगे? कॉजेस सोचने के क्या रास्ते हैं भाई? कुछ रीजंस होंगे लोगों की तरफ से, पीपल की तरफ से कुछ रीजन होंगे, कुछ रीजन गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, कुछ रीजन हमारी सिचुएशन की तरफ से होंगे, है ना? जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, नेशनल सिचुएशन है, उससे होंगे। कुछ कुछ रीजन वैल्यू बेस्ड होंगे, है ना, कि लोगों को नहीं करना है। कुछ रीजन हो सकता है कि डायमेंशन बेस्ड आप लिख सकते हो कि इकोनॉमिक डायमेंशन में ट्रस्ट नहीं है, पॉलिटिकल डायमेंशन में ट्रस्ट नहीं है, तो डायमेंशन बेस्ड रीजन आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि आप कौन से पॉइंट लिखोगे अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता। तो ये है थॉट प्रोसेस। आइए अब हम एक्चुअल कंटेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है, डिसएडवांटेज सेक्शन मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन है, उसमें सबसे कम ट्रस्ट पाया जाता है इन मोस्ट केसेस, क्योंकि भाई वो दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, वायलेंस, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना? तो इतनी सारी चीजों से वो सफर कर रहे हैं, तो उनके अंदर ट्रस्ट आना गवर्नमेंट के लिए इज वेरी डिफिकल्ट। तो क्योंकि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज वाई ट्रस्ट इज लो। राइट। ये एक कारण हो सकता है, इकोनॉमिक कारण कह लीजिए, सोसाइटल कारण कह लीजिए। एक और जो कारण है, यंग जनरेशन। जो यंग जनरेशन है उसके अंदर भी जनरली देखा गया है कि ट्रस्ट काफी कम होता है ना? क्यों होता है ऐसा कम? क्योंकि उनके बहुत एस्पिरेशंस होते हैं, वो ग्लोबली कनेक्टेड रहते हैं लोगों से, वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और गवर्नमेंट में क्या हो रहा है और लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है। दैट इज वाई, उस एस्पिरेशन की वजह से
जो ट्रस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। फिर कई बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सच में फेल करती है, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट होता ही है। लाइक लेट्स से हम बहुत सारे कंट्रीज में देखते हैं कि मिलिट्री कू हो रहा है, जो मिलिट्री है वो गवर्नमेंट को ओवरटेक कर देती है ना। तो ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। और ये लैक ऑफ ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट फेल कर चुकी है डिलीवरी ऑफ सर्विस में, या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैनेज करने में, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में गवर्नमेंट फेल कर जाती है। दैट इज व्हाई दिस हैपेंस। ठीक है, फिर कई बार हमने देखा है कि वीक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो सीबीआई का, है ना। तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? केज्ड पैरट, राइट। तो सीबीआई पे जनरली ट्रस्ट नहीं बन पाता, लोगों का भी, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी नहीं बन पाता, क्योंकि उनको पता है कि इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। तो बायस्ड जो इन्वेस्टिगेशन है वो होने का डर रहता है। दैट इज वाई, बिकॉज दिस इंस्टीट्यूशन इज वीक, नॉट ऑटोनोमस, दैट इज वाई ट्रस्ट लो हो जाता है, राइट। तो ये एक कारण हो सकता है। और भी कारण हो सकते हैं कि भाई सोशल इमरजेंसी, सपोज। अब सोशल इमरजेंसी क्या है? वही जैसे कोविड क्राइसिस है, या आप कह लो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, या फिर रिलीजियस इंटॉलरेंस है। तो इस टाइप की जो सोशल इमरजेंसीज हैं, ये जब बढ़ने लगती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, क्लाइमेट क्राइसिस, तो भी लोगों में ट्रस्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज अनदर रीजन। ठीक है, फिर आप कह लो एक टर्म होता है डेमागोगरी, मैं लिख देता हूं, आप इसको यूज कर सकते हो, डेमागोरी। ठीक है, ये टर्म ये कहता है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, रादर देन डेवलपमेंट, रादर देन टॉकिंग अबाउट मेन इश्यूज, ठीक है, दे टॉक अबाउट प्रेजुडिसेस ऑफ द पीपल। लोग को लुभाना चाहते हैं, उनके प्रेजुडिसेस, उनके एस्पिरेशंस, उनकी जो मतलब रिलीजियस अपील्स हैं, उन पे फोकस करके, रादर देन बीइंग रैशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं बनाते। तो इस वजह से कुछ सेक्शन के बीच में जो ट्रस्ट है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। मुझको लगता है भाई तो केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन के वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है ना। इस तरह से आप कह सकते हो। और भी बहुत सारे कारण हैं ट्रस्ट कम होने के, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन में कई बार गवर्नमेंट फेल कर रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि मार्केट फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रांग मार्केट फोर्सेस, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रस्ट कम हो रहा है कई सारे अराउंड द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड। तो आप ये भी एग्जांपल लिख सकते हो, आप इसमें यूएसए का एग्जांपल लिख सकते हो, सबसे बड़ा एग्जांपल। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो रीजनलिज्म। अब रीजनल पार्टीज जब इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं, आप देख रहे हो कि इवन नॉर्थ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में भी, तो जो गवर्नेंस है, सेंट्रल गवर्नेंस है, उस पर हल्का सा ट्रस्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोग अपनी रीजनल आइडेंटिटी से अपने आप को ड्राइव करने लगते हैं रादर देन नेशनल आइडेंटिटी, एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो ये एक बात है, रीजनलिज्म की वजह से, राइजिंग रीजनलिज्म की वजह से ऐसा हो रहा है। कई बार आप देखोगे कि जो सिविल सोसाइटी है, कई जगह पे देखोगे आप सिविल, इनफैक्ट कई डायमेंशंस में देखोगे, सिविल सोसाइटी है या प्राइवेट सेक्टर है, वो कंप्लीटली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। स्पेशली इन रूरल एरियाज अगर आप देखो तो सिविल सोसाइटी बहुत ज्यादा एक्टिव है ना। और एकदम एकदम ही पॉश एरिया में आप देखो, है ना, एकदम ही मतलब एलिट एरिया में अगर आप देखो, तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो इन दोनों जगहों पे गवर्नमेंट पे ट्रस्ट जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उनका बहुत लेना देना नहीं है ना। उनको पता है कि डायरेक्ट यही लोग हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ट्रस्ट कैसे करें, है ना। वो एक चीज हो जाती है। रिलीजियस फ्रैगमेंटेशन की हमने बात करी। आजकल रिलीजियस फ्रैगमेंटेशन, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बहुत बातें हो रही हैं, है ना। हमारे देश में भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है। लेट्स से बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, फिर कई बार सीएए एंड एनआरसी पे भी मतलब रिलीजियस चीजें उठ चुकी हैं। तो ये सारी चीजें हमारे देश में भी हो रही हैं, एंड इसकी वजह से भी ट्रस्ट जो गवर्नमेंट पे है वो कम हो रहा है, राइट। फिर आप बात कर सकते हो करप्शन एंड ऑल। तो उन सब चीजों की वजह से ट्रस्ट तो कम होता ही है। तो उसके भी आप कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स करप्शन पे अवेलेबल है। अभी रिसेंटली ही एक पुलिस ऑफिसर करप्शन केस के अंदर गए थे, एंड बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, आईएएस ऑफिसर्स के भी एग्जांपल हैं, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने हेडिंग नंबर 3 पे कि भाई करें क्या, हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, वैंक्विश, कैसे उसको वैंक्विश करें, है ना। तो हेडिंग नंबर 3 पे आ जाते हैं। जो हेडिंग है एग्जैक्टली आप वही लिखो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। तो हम बात करते हैं कैसे वैंक्विश कर सकते हैं। तो देखो अगेन पहले सोचने का तरीका देखते हैं, कैसे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है।
तो भाई कुछ काम लोग करेंगे, पीपल को करना पड़ेगा, कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, कुछ हमको अपनी वैल्यू सुधारनी पड़ेंगी, कुछ हमें नेशनल लेवल पे काम करना पड़ेगा। बस इस तरह से सोचिए आप, तुरंत पॉइंट्स निकल के आपके सामने आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई डिफिकल्टी होगी ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें हमारा फंडामेंटल लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें इसको ही रेगुलरली चेंजेस लाने पड़ेंगे एज पर द सिचुएशन। ठीक है, जैसे कि अभी हमने नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का गठन किया है, राइट। तो वो एक पॉजिटिव चेंज है, जैसे हमने ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया है ना। तो ये सारे एक चेंजेस हैं जो लाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट हम ट्रस्ट डेवलप कर पाए लोगों के बीच। ठीक है, फिर आपको गुड गवर्नेंस की वैल्यूज फॉलो करनी चाहिए। अब गुड गवर्नेंस की वैल्यू क्या है, मैंने लास्ट वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, जो यूएनडीपी ने दिया था क्रैप ट्री करके, है ना। यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर दिस थिंग, आपको अभी तक याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो आप लास्ट वाले वीडियो से देख सकते हो। तो ये भी है, ये सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट करती हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। ठीक है, फिर क्या है, हियरिंग द वॉइस, जो वल्नरेबल है उसकी वॉइसेस को तो हमें सुनना ही पड़ेगा ना। जैसे एलजीबीटीक्यू है, राइट, तो वो एक वल्नरेबल सेक्शन है आज के समय में, ना सिर्फ इंडिया में पर पूरी जगह पे। ठीक है, तो उनकी वॉइसेस कैसे हम सुने, कैसे उनको हम मेन स्ट्रीम में लाएं, वो हमें सोचना पड़ेगा, तभी हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो खत्म हो पाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। बहुत जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना, क्योंकि अदरवाइज मोनोपोलिस्टिक गवर्नमेंट क्रिएट हो जाती है एंड धीमे धीमे उस पर ट्रस्ट कम होना ही है। वी नीड समवन टू चेक एंड बैलेंस, राइट। वी नीड समवन, डेफिनेटली वी नीड समवन, राइट। तो इस जब ऐसा होगा तो हमें दोनों तरह के आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, हर तरफ का हमें डायमेंशन का नॉलेज होगा एंड तभी हमें एक नॉर्म प्रॉपर ट्रस्ट क्रिएट हो पाएगा। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट सही कर रही है। तो इसमें हम लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा सकते हैं, उनको सिलेक्शन कमिटीज में ऐड कर सकते हैं, राइट। तो वो सारा जो चीजें हम वो कर सकते हैं, वो आप एज एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रस्ट बिल्डिंग में किसी भी रिलेशन में होता है कनेक्शन, कनेक्शन एंड एंगेजिंग बेटर, कि आप लोगों से बात करो बेहतर, लोगों से अच्छे से एंगेज करो, तभी जाके आप बेहतर कनेक्शन क्रिएट कर पाओगे, तभी आप ट्रस्ट क्रिएट कर पाओगे। तो इसमें रोल आता है सोशल मीडिया का, बट यहां से हमें फेक न्यूज हटानी पड़ेगी, है ना। तो उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा, फेक न्यूज ना हो, बट सोशल मीडिया का यहाँ पे रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम क्या बात कर सकते हैं कि वी हैव टू इन्वेस्ट इन पब्लिक इंटीग्रिटी। क्या होता है ये पब्लिक इंटीग्रिटी? पब्लिक इंटीग्रिटी क्या है, क्या मतलब है, इंटीग्रिटी से क्या मतलब है, और कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम करें कि पब्लिक इंटीग्रिटी इंप्रूव हो? जैसे कि आप सिटीजन चार्टर कर सकते हो। आई होप आपको सिटीजन चार्टर के बारे में पता हो, वो सारी प्रोमिसेस जो गवर्नमेंट डिलीवर करना चाहती है वो सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं है ना। सोशल ऑडिट की जो क्या जो इश्यूज हैं वो आपको मतलब सोशल ऑडिट करवाना चाहिए। तो यही सारी चीजें करके आप पब्लिक इंटीग्रिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, तभी जाके ट्रस्ट बेटर डेवलप होगा, है ना। आप ये भी कर सकते हो कि हाउ डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस, बेहतर डिलीवरी हो पब्लिक सर्विस की। तो ये कैसे कर सकते हैं? कोई एक एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस का? राइट टू एग्जैक्टली एग्जांपल आप दे सकते हो कि ये जो एक्ट है राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी, हमें इसको लाना चाहिए, पैन इंडिया बेसिस पे लाना चाहिए, कि लोगों को पब्लिक सर्विस एज अ सब्जेक्ट ना मिले कि भाई आपको देना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ राइट होना चाहिए। आई एम अ सिटीजन एंड आई हैव द राइट टू पब्लिक सर्विस, राइट। तो उस तरह से अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर आप बहुत सारे जनरल पॉइंट्स लिख सकते हो, लाइक पॉलिसीज इफेक्टिव होनी चाहिए, पॉलिसीज के बारे में लिख सकते हो कि वो इफेक्टिव होनी चाहिए एंड इनफैक्ट रिलायबल होनी चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वो रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, रिलायबल का मतलब क्या है? चेंजेस ना हो बहुत ज्यादा। जैसे कि आप डिमोनेटाइजेशन के समय देखो कि आरबीआई एंड गवर्नमेंट कितनी ज्यादा जल्दी अपनी पॉलिसीज को बदल रहे थे, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हुआ था लोगों में, है ना, कि अरे यार आज बैंक से निकाल सकते हैं, आज नहीं निकाल सकते, इतने लिमिट है, ये है वो है ना। तो वो वाली चीजें हैं। स्पेशली आपको वल्नरेबल सेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि आपको एमएसएमईज को बढ़ावा देना पड़ेगा, है ना, आपको एसएचजीज को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, क्या करने के लिए? ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, एक और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फ्री मीडिया का। मतलब मीडिया जिस जगह की फ्री रहे, अनबायस्ड रहे, वहां पे गवर्नमेंट में ट्रस्ट बढ़ता है, घटता नहीं है। मतलब मीडिया अगर बहुत अच्छा पिक्चर दिखा रही है गवर्नमेंट का तो भी लोग मानते नहीं है, लेकिन अगर मीडिया अनबायस्ड है, अच्छा भी दिखा रही है, गलत भी दिखा रही है,
तो ज्यादा ट्रस्ट बढ़ता है, क्योंकि तब दिखेगा अच्छा ठीक है ये कमी थी लोगों गवर्नमेंट में और वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है ज्यादा, है ना। हमें ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे कि जो सिचुएशन हम कई बार देखते हैं आफ्सपा या इन सब लॉज को लगाने से होती है, तो उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। हमें अपनी जो कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ऐसे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स के साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो कि कैसे हम गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में ट्रस्ट हम डेवलप कर सकते हैं। तो लास्ट में बस आपको कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि प्री कंक्लूजन का हमारे पास स्पेस नहीं होगा इस पर्टिकुलर आंसर में, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। लास्ट में आपको केवल कंक्लूजन लिखना है। किस पे लिखना है? फेथ इन गवर्नेंस पे ही कंक्लूजन लिखना है कि भाई कैसे हम हाउ फेथ इन गवर्नेंस इफ डेवलप विल हेल्प यू नो इन विल हेल्प इन बेटरिंग दी बेटरिंग बेहतर करेगा किस चीज को? रिलेशन बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, रिलेशन बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, एंड विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, राइट। रिड्यूसिंग करप्शन, राइट, करप्शन रिड्यूस होगा, ठीक है, गुड गवर्नेंस स्टैब्लिश होगा, है ना, एंड इन लॉन्ग टर्म इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द नेशन एंड वैल्यूज ऑफ गवर्नेंस। तो इस तरह से करके आप अपना एक कंक्लूजन लिख सकते हो, प्यारा सा सुंदर सा एक धमाकेदार कंक्लूजन, एंड दैट्स हाउ यू कैन राइट दिस आंसर। तो एक फटाफट समराइज कर देता हूं, लास्ट वीडियो है, ध्यान से सुनिए। इंट्रोडक्शन लिखना होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, फिर उसको कॉम्पोनेंट्स में तोड़ना है, उसको समझना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, वो पेज का स्ट्रक्चर कि हाँ अच्छा ठीक है ये मेरा पेज है, कौन सी हेडिंग कहाँ पे आएगी, वो स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे आपकी आ जाएगी हेडिंग नंबर 1, राइट, हेडिंग नंबर 1, यहाँ पे कुछ आ जाएगी हेडिंग नंबर 2, एंड यहाँ आ जाएगी हेडिंग नंबर 3, और इसी में स्पेस खत्म हो जाएगा, लास्ट में आप कंक्लूजन दे दोगे। तो इस तरह से तुरंत फटाफट इमेजिन हो जाना चाहिए क्या स्ट्रक्चर होगा। फिर आप आ जाओगे अपने आंसर पे, उसमें इंट्रोडक्शन में किस चीज पे लिखना होता है, हमेशा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे इंट्रोडक्शन लिखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उस पे इंट्रोडक्शन लिखिए, एंड एक होलिस्टिक इंट्रोडक्शन लिखिए, हमेशा एक होलिस्टिक इंट्रोडक्शन लिखिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर हम बॉडी पे आ जाएंगे, बॉडी को हम तोड़ेंगे किस चीज में? हेडिंग्स में तोड़ेंगे। किस चीज में? हेडिंग्स में तोड़ेंगे। हेडिंग्स में तोड़ने के बाद इसके जो पॉइंट होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा ऐसा होगा, कीवर्ड लिखोगे आप, फिर उसके सामने आप लिखोगे उसका स्टेटमेंट जो उसको एक्सप्लेन करेगा, राइट, एंड उसके सामने आप लिख दोगे एग्जाम्पल, है ना, जो उस पर्टिकुलर कीवर्ड को जस्टिफाई करेगा, ठीक है। आपने ये लिखा, हर पॉइंट कोशिश करना है कि इस तरह का ही होना चाहिए। फिर उसके बाद सारी हेडिंग लिखने के बाद आप प्री कंक्लूजन मोस्ट क्वेश्चंस में लिखने की कोशिश करिए। प्री कंक्लूजन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि कोई वे फॉरवर्ड, कोई कमिटी के रिकमेंडेशन, कोई केस स्टडी, कुछ भी आप लिख सकते हो वो कर लो आप, एंड देन लास्ट में आप कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन फिर से डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड है, की फ्रेज है, जिस चीज पे क्वेश्चन पूछा गया है उस चीज पे होगा कंक्लूजन, राइट, एंड वो लिख के एक ब्रॉड, और याद रखना है कि पॉजिटिव लिखना है कंक्लूजन, हमेशा एक ब्रॉड कंक्लूजन लिखना है, एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन लिखना है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं ये वाला वीडियो एंड ये वाली सीरीज एज ऑफ नाउ। कभी भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग फॉर सो लॉन्ग। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ समझा होगा, हेल्प किया होगा आपका आंसर राइटिंग में। एंड अब प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाइए। प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस में आएंगे, आई होप ये सारे सेशन आपको बहुत हेल्प किए होंगे एंड यू विल एस दिस एग्जामिनेशन। सो टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। खूब तगड़े तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करिए गाइस, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉयिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।